खबरों के साथ मैं स्वाति और रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, थाना सिविल लाइन अंतर्गत, जहां आज एक तरफ प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहीं निजीकरण को लेकर छात्रों और सपा नेताओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, वहीं छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। छात्रों का कहना है कि निजीकरण और संविदा नौकरी के फैसले को सरकार को वापस लेना होगा और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हमारा प्रदर्शन और भी उग्र होगा। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। आज हम लोग सरकार की जो गलत नीतियां हैं, प्राइवेटकरण किया जा रहा है और संविदा पे लोगों को जो है 5 साल के लिए रखा जाएगा। क्या गारंटी है कि कल सरकार हमको 5 साल नौकरी करवाने के बाद हमको परमानेंट करे? किस आधार पे? और हर गरीब किसान का बच्चा जो है आके यहाँ पढ़ता है, अगर वो संविदा पे करने आए कैसे उसका काम चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा? मैं दिलीप यादव, समाजवादी पार्टी विधानसभा शहर उत्तरी सचिव। अमेठी कोरोना वायरस की महामारी के दौरान बंद रही मजार की कहानी। जी हां, अमेठी जनपद के विकास खंड बाजार शुकुल के सथिन में स्थित है, जिसको सथिन शरीफ के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम आपको सथिन शरीफ की कहानी सज्जादा नसीन की जुबानी दिखाते हैं। अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया द्वारा। अमेठी जनपद के विकास खंड बाजार शुकुल के यहाँ सथिन शरीफ में मौजूद हैं, जहाँ पर हजारों जायरीनों का यहाँ पर जमवाड़ा लगता था, उर्स होता था, मेला लगता था। यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना काल जैसी महामारी में लगातार गद्दी नसीम के द्वारा निर्देशों का पालन करवाया गया पूरी तरह से, जिस पर हम बात करेंगे। गद्दी नसीम यहाँ पर मौजूद है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं इनसे। क्या है नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद असरुद्दीन खान लतीफ़ी है। यहाँ पर कोरोना काल के दौरान इस बड़ी महामारी में किस तरह से आप यहाँ का निर्वहन किया आदेश का? यहाँ पर जैसे कि हमारे सरकार ने आदेश दिया था उसी का पालन किया गया और दरगाह का सारा गेट बंद किया गया था। यहाँ पर लोग ऊपर आने नहीं दिया जाता था, जो लोग आते थे उनको बाहर से वापस कर दिया जाता था। अब दरगाह खोल दी गई है, अब कैसे यहाँ पर लोग आते हैं, इबादत करते हैं, दर्शन करते हैं, कैसे आते हैं? दरगाह खुल गई है, दरगाह के अंदर सिर्फ खाली 3 आदमी करके प्रवेश दिया जाता है, वो 3 बाहर निकल जाते हैं, फिर दूसरे 3 को प्रवेश किया जाता है। पहले का शुरू जब लॉकडाउन नहीं लगा था, इससे पहले काफ़ी लोग अंदर रहते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन का मामला आया उससे सरकारी पार्टी 3 भी आदमी अंदर प्रवेश करते हैं। क्या यहाँ के बारे में कुछ स्टोरी बताएंगे हमको, यहाँ की पुरानी जो कहानियाँ जैसे कि कहा करते थे लोग? हाँ, यहाँ की बहुत सी करामातें हजरत में जी बता दीजिए 2-3 हमें। यहाँ पर हजरत के आने से पहले यहाँ पर बहुत बड़ा टीला था, यहाँ एक कोई घर नहीं था, ना ही आबादी थी। तो यहाँ पर हजरत आए थे टीले पे, हजरत को कयाम हुआ, कयाम होने के बाद हजरत को ये जगह पसंद आई, पसंद आने के बाद जब हजरत की जगह पसंद आई तो हजरत यहाँ पर अपना स्थान बना लिया, बैठने लगे, वहाँ पर रहने लगे। रहने के बाद हजरत का विशाल हुआ तो हजरत की दरगाह से भी बन गई। यहाँ काफ़ी लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं। जी, यहाँ पर लगभग कितने लोग आते होंगे, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्या उद्देश्य रहता है उनका? यहाँ पर हर एक जगह से आदमी आते हैं, हर एक शहर से आदमी आते हैं, गाँव के लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं। कितनी तादाद में आते रहे होंगे लोग पहले लोग आते थे 3000-4000 की तादाद में, और उसमें 5-6 हज़ार या उससे ज़्यादा तक आदमी आ जाते थे, हज़ारों की तादाद में आते। उनका उद्देश्य क्या रहता था यहाँ आने का? बस यहाँ अपनी परेशानी बताते थे, फरियाद करते थे, मन्नतें मांगते थे। यहाँ किसी तरह की दुआ तकी या कुछ ऐसा यहाँ पर कोई प्रावधान है या नहीं? भाई सब कुछ है। अच्छा, यहाँ पर होता है, कोई है यहाँ पर जो दवा देता है जिसके द्वारा फायदा होता है? यहाँ पर ताबीज़ लिखा जाता है, सब जगह मशीन का ताबीज़। जी जी। अमेठी सथिन शरीफ मजार पे हम बैठे हुए थे, सज्जादा नसीम से बात कर रहे थे। यहाँ पर हम ग्रामीणों से भी बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ की पूरी स्टोरी क्या है, पूरी कहानी। यहाँ पर हम काफ़ी प्रयास करेंगे बात करने का। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो कि ग्रामीण हैं। आपका क्या नाम है भैया? रिजवान है। यहाँ के बारे में कुछ पुरानी पौराणिक कहानी बताएंगे हमें? यहाँ के बारे में काफ़ी पुरानी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं जो जी जब से यहाँ यूपी पुलिस अपनी कार्यशैली और एक के बाद एक कारनामों के चलते हमेशा चर्चा में रही है, जहां अक्सर यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं। और ऐसा ही मामला अमेठी जिले में सामने आया है, जहां पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हुए हैं। और इस बार पुलिस की कार्यशैली पर जनता ही नहीं बल्कि स्वयं पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर ने उठाए सवाल। अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी दया राम सरोज सहित थाना अध्यक्ष फुर्सतगंज पर लगाए गंभीर आरोप।
दोनों अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित हुई महिला सब इंस्पेक्टर सुधा वर्मा ने पुलिस कार्यालय गौरीगंज पहुंचकर दे रही हैं इस्तीफा और पेंशन स्वीकृत करने का कर रही है मांग। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब अमेठी में पुलिस की कार्यशैली से गरीब जनता के साथ विभाग के महिला अधिकारियों का भी शोषण हो रहा है। देखिए अमेठी से एक कुमार की रिपोर्ट। क्या समस्या है? समस्या ये है 25/11 से लेके अभी तक हम परेशान किए जा रहे हैं। बस एडिशनल साहब के चलते, एडिशनल साहब का जब मन होगा छुट्टी देंगे, नहीं मन होगा नहीं देंगे। ठीक है, हमने छुट्टी 2 बार भेजी, मेरी छुट्टी नहीं हुई। तीसरी बार हमने फिर भेजी, मेरी छुट्टी नहीं की। हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ये रजिस्टर का यहाँ से लेकर इनके आवास पे पहुँचे। जब आवास पे पहुँचे एडिशनल साहब हमको देखते ही कह रहे ये महिला यहाँ कैसे। तो हमने कहा कि सर हमको छुट्टी चाहिए, आप मेरी छुट्टी कर दीजिए, बहुत दिक्कत है, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, बच्चा भी बीमार है। कहने लगे मैं छुट्टी नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो हमने कहा सर बहुत परेशान, हम कुछ कर लेंगे। जाओ मर जाओ, जो करना है कर लो। हमने पूछा सर हम मर जाएंगे, मेरे बच्चे कौन पालेगा, आप पालोगे? हम पूछ लें तुमको आइडेंटिटी दे रहे हैं। उसके बाद से लगे रहे, मैडम बुलाई, समझा बुझा के फुर्सतगंज भेज दी। फुर्सतगंज गए, वहाँ भी लगे रहे। मेरी ऐसी ड्यूटी एसओ साहब को कह दिया, एसओ साहब से मिल के प्रताड़ित कर रहे हैं। हम कमाते नहीं हैं, साहब से मिल के अपना बैठा रहे हैं। 5 आदमी 10,000 20,000 ले रहे हैं, 25,000 ले रहे हैं। वो दें, हम नहीं कर सकते हैं ना, हम नहीं करेंगे डकैती। गाड़ी हमने पकड़ी, 8 जानवर एक पिकअप में लदे हैं। रिगार्डिंग है, आप देखिए कैसे जानवर गिरे पड़े हैं। हम चेकिंग पे लगे थे, हमने रोक दिया। ड्राइवर साहब आके हमसे लड़ाई करने लगे कि वो साहब पैसा लेते हैं, तुमने कैसे रोक दिया। साहब कहा सुधा जाने दो जाने दो। उसके बाद से ना एसओ साहब मेरा फ़ोन उठाते, हमको कहीं भी भेज देंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, चाहे मेरा कुछ हो जाए चाहे जो कुछ हो जाए, कभी फ़ोन नहीं उठाएंगे। अब हम कहीं बैठ जाएँ तो पूछेंगे कैसे बैठी हैं, किससे मिली हैं। 6 महीने आज क्या करने आए? आज आए हैं, मेरा अभी 6 महीने हुआ, मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र की भी हमको कोई समस्या नहीं है, मेरा लीगल तरीके से हुआ होता, किसी के दबाव में ना हुआ, किसी के करवाने से। मेरे खिलाफ रिपोर्ट है तो वो तो हमको पता चलनी चाहिए। अभी 6 महीने हुए हैं, हमसे पहले के लोग हैं यहाँ, महिला सब इंस्पेक्टर हैं, सब वहीं जहाँ की तहाँ हैं। हम इतने बड़े हिस्ट्री सीटर हो गए कि 6 महीने के अंदर मेरा फिर कर दिया। ड्यूटी करने निकले हैं, कहीं भी कर दो पोस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं। घर बार छोड़ दिया था जब आए थे। शिकायत करने, क्या शिकायत करने? और शिकायत करने यही आए हैं कि मेरे बस की नौकरी ना है, हम नौकरी नहीं करना चाहते। देख सकते क्या कार्रवाई चाहती है? या तो मेरा ट्रांसफ़र रोक दे, और नहीं रोकते हैं, अगर किसी कहने किया, मेरा अगर टाइम पूरा हो गया होता कर देते, हमको कोई समस्या ना है। मुंह पेट है, कहीं भी खा सकते हैं। मान सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं। 6 महीने के लिए हम ट्रांसफ़र के लिए यहाँ आए कि मेरा ट्रांसफ़र रोक दीजिए। एक बार हमसे कप्तान साहब पूछे तो होते तुम्हारी गलती क्या है, किसी के कहने से आप कर दोगे। एसओ साहब एडिशनल साहब उनको मोटिव करते रहते, जो मन होता वो समझाते हैं। एक बार हमसे तो पूछा होता, हम उनके अंडर में काम नहीं करते। यूपी के जिला बदायूं में बिसौली थाना अंतर्गत जलालपुर के पास गांव शाहबर में धान की फसल से निराश दिखाई दे रहे हैं किसानों का कहना है कि हम ताऊ बीज भंडार बिसौली से गौरी नामक धान का बीज लेकर आए थे, जो उच्च पैदावार वाला हाइब्रिड बीज था, जो कि कृति नामक कंपनी का है। लेकिन इस गौरी धान में किसानों के जीवन को बदहाल बना दिया और एक तरफ किसान कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने से बेहद नुकसान में था, तो और अब इस गौरी धान के बीच इनका जीना मुश्किल कर दिया है। तो इस धान की समय अवधि पूरी हो चुकी है, लागत भी भरपूर मात्रा में लगाई जा चुकी है, लेकिन इसमें धान का दाना दिखाई नहीं दे रहा। देखिए जलालपुर से नीलांश राठौर की रिपोर्ट। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ की किसानों की एक अपनी देश में अलग ही भूमिका है। हर चीज़ में ये लोग सहयोग करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कुछ भी खाते हैं वो किसान ही उनको प्रदान करते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में किसानों की अपनी अलग भूमिका है। वहीं किसानों को दिन पे दिन इतनी कठिनाइयाँ आती जा रही हैं कि खेती में उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। अगर खेतों में लगाए जाने वाले उर्वरकों को देखा जाए तो अभी 20 दिनों पहले यूरिया की इतनी किल्लत थी कि किसान की समस्या इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि अगर किसान यूरिया केंद्र बिसौली जाता था यहाँ का किसान, तो इतनी दिक्कत उसको होती थी कि 3-3 दिन वहाँ लाइन में लगने पर सुबह 3 बजे जाकर भी उसको यूरिया नहीं मिल पाता था। आधी रात वो वहाँ जाता था, पर्ची कटाता था, तब उसको यूरिया मिलता था।
और अगर हम सिंचाई की बात करें तो लाइट भी इनको भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाती है। लाइट ना होने के कारण अपने अपने खेतों में सिंचाई पानी नहीं लगा पाते हैं, जिससे खेती में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वहीं इस समय हम मौजूद हैं जिला बदायूं की तहसील बिसौली के गांव सहावर में, जहां की एक अलग ही हटकर एक समस्या किसानों के सामने आई है, जिससे कि किसान कहीं से भी बिसौली एक बीज भंडार है, ताऊ बीज भंडार, जहां से वो धान लेकर आए थे। धान है गौरी, जो कि धान यहाँ लगभग 100 से 150 बीघा के लगभग धान इन्होंने यहाँ बोया गया है। उसमें किसानों की जो समस्या है उनको सुनने की कोशिश करेंगे। आप बताएं आपकी क्या समस्या है? हाँ साहब, मैं राम अवतार मौर्य बोल रहा हूँ सहावर से, और सहावर साहा और बिसौली बदायूं से। और मैं धान लाया हूँ, मेरे 6 बीघे धान है ताऊ के यहाँ से, और ये बीज गलत निकला है बिल्कुल। कोई भी इसमें दाना नहीं बैठा, दूध नहीं बैठा। क्या करें, 6 बीघा खेत है हम पे और 6 बीघा हम धान है। अब आगे को क्या खाएंगे क्या नहीं खाएं, बड़ी समस्या हमारी आगे खड़ी हुई। आप बताएं आपका क्या नाम है? साहब मेरा तेजपाल सिंह मौर्य है, ग्राम सावर सात, तहसील बिसौली, जिला बदायूं से है। आपके पास कितना धान है? हमारे पास 22 बीघा धान है लगभग। कौन सा धान है? गौरी। कितने बीघा धान है आपके पास? 22 बीघा धान है, और ताऊ जी है बिसौली में, उनसे हमने खरीदा है। तो उसमें क्या समस्या है 22 बीघा धान में? उसमें ये है कि जो बाल निकलती है वो काली निकलती है, इस तरह की, उसमें दूध ही नहीं बैठ रहा है, खेत पूरा बेकार है। तो धान का दाना इसमें कुल नहीं पड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं जानना चाहूँगा, आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है, मैं तो ताऊ से ही लाता हूँ बीज, ताऊ बीज भंडार से। दूसरी बात ये है कि देखो, बिल्कुल आप देख रहे हैं, आपके सामने है, इसमें कोई बीज दाना साफ नहीं है, ना ही कोई दाना पड़ा है इसमें, सब पला है मेरा है। मैं भगवान दास सहावर से बिसौली बदायूं। आपकी क्या समस्या है? रामपाल सहावर से, तहसील बिसौली। साहब जो धान बिल्कुल बेकार है, जहाँ में दानों पर ही ना रहो। किसानों की समस्याएं हैं बहुत अधिक मात्रा में। ये लोग जो कि पूरी एक तरह से पूर्ण रूप से विश्वास करते थे ताऊ बीज भंडार बिसौली पर, जिन्होंने यहाँ इनको एक धोखा या क्या कहा जाए, धान खराब था, या जहाँ कहीं भी वो किसी भी वो फैक्ट्री से या जिस कहीं भी कंपनी से उनका धान आता है, उसकी ये जो उसकी कमी थी या बीज भंडार की कमी थी, ये देखने के लिए या उस पर विशेष कार्रवाई इन किसानों को कुछ हर्जाना उसको दिलाने के लिए, उसकी इनकी मांग आगे तक पहुँचाने के लिए हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम इनकी समस्या को सुनने आई हुई है। कैमरा पर्सन विशाल शर्मा के साथ मैं नीलांश राठौर, फास्ट न्यूज़ इंडिया बदायूं से। प्रयागराज स्थित सोनी होम्यो क्लिनिक का उद्घाटन श्री सत्येंद्र त्रिपाठी, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय पंचायत परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यह होम्यो क्लिनिक गरीब बेसहारा लोगों के कम से कम खर्च में बेहतर इलाज मुहैया कराएगा। और इसके बाद डॉक्टर पवन कुमार सोनी ने भी चैनल के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। देखिए दारागंज से असित कुमार तिवारी की रिपोर्ट। माननीय पवन जी का उद्देश्य जो है डॉक्टर साहब का, इस क्षेत्र में गरीब और परेशान लोग जिनका इलाज आसानी से नहीं हो पाता है, उस उद्देश्य को लेकर आपने इस क्लिनिक को खोला है। आपका उद्देश्य बहुत ही सुंदर और संकल्प बहुत अच्छा है। इस संकल्प के साथ जो भी व्यक्ति हमारी इस क्लिनिक में आएगा, कम से कम पैसे में उसको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने का कार्य डॉक्टर साहब द्वारा किया जाएगा। इस क्लिनिक का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम गरीब लोग या असहाय ऐसे मजलूम व्यक्ति जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या जिनके पास अप्रोच बहुत ज्यादा पैसे का नहीं है, वो इलाज से वंचित रह जा रहे हैं, तो उन वंचितों को इलाज करने के लिए इस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। ईश्वर से कामना करता हूं कि डॉक्टर साहब इस क्लिनिक का जो उद्देश्य अभी लिए हैं, ये हमेशा उद्देश्य रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज कम पैसे में दें, ज्यादा लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार सोनी है और यह क्लिनिक सोनी होम्यो क्लिनिक ये गरीबों के लिए खोली गई है। जो भी मैंने अभी तक ज्ञान अर्जित किया है
उसका सबको लाभ मिले और कम से कम रुपए में उसका इलाज किया जाए, मेरे ज्ञान का सबको फायदा हो, इसलिए क्लिनिक खोली गई। तो अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए यूं ही बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।